बीएस फिज़िकल केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। न्यू चैप्टर। स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिज़िकल केमिस्ट्री का, क्योंकि इसके अंदर हम डिफरेंट अदर टॉपिक्स के साथ इसका रिलेशन जस्ट लाइक केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं। Students, as you know, in chemical thermodynamics we are going to study either reaction is going to happen or not, but in chemical equilibrium we are going to study if the reaction is going to happen, then what is the direction of a reaction and what is the extent of a reaction। मतलब कि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में आपको ये पता चलेगा कि रिएक्शन होगा या नहीं, जबकि इक्विलिब्रियम के चैप्टर में आपको ये पता चलेगा कि रिएक्शन अगर होगा तो किस हद तक रिएक्शन आगे जाएगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्जन स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स तीन मेन एस्पेक्ट्स को कवर करता है। नंबर 1, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन का स्पीड स्लो या फास्ट कितनी होगी। इसी तरीके से वो कौन से फैक्टर हैं जो कि किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, सॉल्वेंट, कैटलिस्ट एक्सेट्रा। एंड थर्ड वन इज़ मैकेनिज्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मैकेनिज्म से मुराद स्टूडेंट्स वो रास्ता या वो पाथ है जिसमें से गुजर कर एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। स्टूडेंट्स, जब हम केमिकल रिएक्शन के रेट्स को स्टडी करते हैं तो हमें बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, जिसकी वजह से हम ऑप्टिमम कंडीशन सेट करते हैं कि ये कोई भी रिएक्शन आया कि किस टेम्परेचर पे होगा, किस प्रेशर पे होगा, ताकि हमें ये पता चल सके कि हम टेम्परेचर, प्रेशर और दूसरी कंडीशंस को किस तरह सेट करें ताकि हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या यील्ड हासिल हो सके। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन से मुराद स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। स्पीड, you know in a physics that rate of change of distance with respect to time is usually called speed. In a chemical reaction, rate of change of a concentration of any reactant and product per unit time, मतलब किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के अंदर पर यूनिट टाइम के अंदर कितनी तब्दीली वाक़या हो रही है, ये इसका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कहलाता है। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक रिएक्शन है जिसमें ए बी में कन्वर्ट हो रहा है। नाउ अगर आप देखेंगे, क्योंकि ए रिएक्टेंट है, बी इसका प्रोडक्ट है, लिहाजा ए की कंसंट्रेशन वक्त के साथ साथ कम होगी और बी की कंसंट्रेशन वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी। इसी तरीके से आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे माइनस डी ए अवर डी टी, मतलब change of concentration of a reactant A with respect to time minus sign is showing its amount is going to decrease. Now in other equation you can see that plus dB our dt is an same rate of reaction, but it is in term of product, mean rate of change of formation of product B with respect to time, and plus sign is showing that it is going to be increase. Now these two rates are actually equal, mean disappearance of A with respect to time and appearance of B with respect to time are usually equal. Square bracket around A and B is showing the concentration in mole per dm cube, and similarly this alphabet D, small d, is a very small change in concentration, and dt is small time duration. Students, if A is reacted with B to form C and D, so you can write the rate of reaction in term of reactant and in term of product as you seen above. Likewise, those reaction which have the coefficient higher or lower than 1, then you have to show the coefficient or mole ratio of that reactant and product, like small a, small b, small c and small d in the given reaction is the coefficient or the mole ratio of reactant and product. Hence
you are going to write the rate of the reactant and product in term of its coefficient in this way, that coefficient usually divides in the rate of reaction. Now next heading is unit of rate of reaction. Students, as you know, concentration is usually expressed in mole per dm cube and time in seconds. So unit of rate of reaction is mole per dm cube per second. Similarly, other unit of time per year, per hour or per day can be utilized as per need. Next heading is instantaneous rate of reaction. Students, as you know, rate of chemical reaction is a changing parameter at every instant. With the passage of time, rate is going to decrease, mean at the beginning of reaction rate is fast, and with the passage of time rate is going to get slower and slower. So rate of a chemical reaction at a specific time is called instantaneous rate of a reaction. मतलब आप किसी लम्हे के ऊपर जो रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करेंगे एक ख़ास लम्हे पे, वो उसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। इसके लिए हम एक इंतहाई छोटा टाइम ड्यूरेशन dt लेते हैं, जिसके ऊपर इंतहाई स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन वाक़या होती है, जिसको हम dA से जाहिर करते हैं। Now next heading is average rate of a chemical reaction. As the name indicate, rate of a chemical reaction between two specific time interval is usually called average rate of a reaction. Mean average rate of reaction give you average value, it does not give you the rate of reaction at the beginning, at the end, but it give you between two specific time intervals what is the average value of the rate. To show the average rate, you usually show delta A over delta T. This delta sign is usually show change in specific time interval or change in specific time period. So you can say that average rate and instantaneous rate are usually equal, but for any very small instant. At the beginning, if you compare the average and instantaneous rate will be higher than the average rate, and at the end instantaneous rate will be lower than the average rate. So average rate will become equal to the instantaneous rate when you have taken a very small time interval that approaches to 0. Now next heading is rate law. What is the rate law, students? According to law of mass action given by Vogt and Goldberg, two distinguished scientists, they said that rate of a chemical reaction at a fixed temperature is usually dependent upon the concentration of a reactant. Mean rate of a chemical reaction is directly proportional to the concentration of a reactant. This relationship usually determined with different reactant initial concentration. So when we study a large number of reaction, we have to study the reaction is directly proportional to the reactant concentration, and each concentration being raised to some power. Mean, as you can see that rate is equal to constant time A into B square. Mean two reactant A and B are reacting with each other, where the concentration of B is doubled as compared to reactant A. And students, see that it is not essential that power in the rate expression are always equal to the coefficient of the balanced chemical equation. मतलब कि रेट लॉ में रेट इक्वेशन जो आप लिखते हैं उसकी जो पावर होती है कंसंट्रेशन टर्म्स की, वो लाजमी कभी हो भी सकता है कि वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जो कोफिशिएंट हैं वही इसकी पावर हो, और कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जो कोफिशिएंट हैं, जो ओवरऑल इक्वेशन है, वो इसकी पावर नहीं होती। इसको हम आगे जाके देखेंगे इसकी वजह क्या है कि ओवरऑल इक्वेशन से आप रेट इक्वेशन की जो पावर्स हैं वो क्यों नहीं लिख सकते।
सो अगर आप जनरल टर्म्स में लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर एम बी रेज टू पावर एन. लेट्स से m is equal to 1, n is equal to 2. So rate expression show that the reaction rate is related to the concentration according to given criteria, that is called rate equation. Rate equation is usually formulated according to rate law that said that rate of reaction is directly proportional to the active masses of their reactant concentration. स्टूडेंट्स याद रखें, रेट लॉ मोस्टली इक्वेशन से नहीं निकाला जाता बल्कि रेट लॉ को एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जाता है. लिहाजा आप जस्ट इक्वेशन को देखकर रेट लॉ नहीं लिख सकते कि जो इक्वेशन के कोएफिशिएंट या मोल्स होंगे वही रिएक्टेंट की पावर आप रेज कर देंगे. समटाइम्स अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो ये पॉसिबल है कि जो इक्वेशन के कोएफिशिएंट या मोल्स हैं वही रेट लॉ में कंसंट्रेशन की पावर बन जाएंगी. लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्टेप में ये रिएक्शन होगा तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं भी होगा. जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस आपके सामने लिखे गए हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में और उनके आगे उनकी रेट लॉ की रेट इक्वेशंस दी गई हैं. नो यू कैन सी दैट in first equation H2 hydrogen gas is reacting with I2 to form hydrogen iodide and rate law is according to equation. In second equation you can see that 2NO2 is going to decompose in 2NO and O2. So here you can see that it is also according to given equation. But in third and fourth reaction you can see that 2 mole of ammonia is going to convert it in 1 mole of nitrogen and 3 mole of hydrogen gas, but the rate law show that it is independent of the concentration of ammonia. It does not depend upon the NH3 raised to power 2. And similarly fourth and last equation where 2N2O5 nitrogen pentaoxide is going to convert it into nitrogen dioxide and oxygen, but their rate equation show that the मोल रेशो इज़ नॉट गोइंग टू बी रेज इट्स पावर. मतलब कि तीसरे और चौथे रिएक्शंस के अंदर आप देखेंगे कि जो रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ आपने लिखा है उसके अंदर कोएफिशिएंट जो हैं और जो पावर बनी है उनके अंदर डिफरेंस है. तो इसकी वजह यह है कि ये जो थर्ड और फोर्थ रिएक्शन है ये कम्प्लेक्स रिएक्शन है और ये एक से ज़्यादा स्टेप्स के अंदर हो रहे हैं. तो लिहाजा वो रिएक्शन जो सिंगल स्टेप्स के अंदर होंगे वहाँ पर आप जो भी इक्वेशंस की मोल रेशो या कोएफिशिएंट होगी वही आपकी रेट लॉ में कंसंट्रेशन की पावर होगी. जबकि अगर वही रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स के अंदर होगा तो उस सूरत में आप डायरेक्टली इक्वेशन से रेट लॉ में पावर रेज या पावर डिसाइड नहीं कर सकते. Now the next heading is molecularity of a chemical reaction. Students, molecularity of a chemical reaction is actually related to the steps of a chemical reaction. Either it is elementary reaction, single step reaction or a complex reaction. What is elementary reaction? Elementary reaction is actually a single step reaction while complex reaction is carried out by number of steps, 2, 3 or 4 steps. So what is molecularity of a reaction? Molecularity of an elementary reaction is the number of reacting molecules in a reaction. Mean number of molecules that are colliding and reacting in a given reaction is called molecularity of that elementary reaction. Suppose if one molecule take part in a given reaction, then it is called unimolecular reaction. If two molecules take part, bimolecular, and three termolecular, and so on. For example, in a given two equations, bromine molecule is going to broken up to bromide ions, and similarly maleic acid is going to isomerize into fumaric acid. These two are unimolecular reaction where only bromine and maleic acids are involved. And similarly next two reactions where ethyl acetate is going to hydrolyze to form the acetic acid and ethanol, and in the second reaction where hydrogen iodide is going to decompose to form hydrogen and iodine. These two reactions are actually bimolecular reaction. And last two reactions where nitric oxide is going to oxidize to form nitrogen dioxide and nitric oxide is going to react with Cl
two gas to form nitrous chloride are actually tri या termolecular reaction. Students, next heading is reaction of high molecularities are rare. High molecularity mean greater than 2. Because on the kinetic molecular theory, rate of a chemical reaction is directly proportional to the number of fruitful collision taking place between the reacting molecules. मतलब kinetic molecular theory के मुताबिक जितने fruitful collisions ज़्यादा होंगे मॉलिक्यूल्स के दरमियान में उतना ही केमिकल रिएक्शन फास्ट होगा. सो अचानक से साइमल्टेनियस कोलिजन 3 या 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल का एक रेयर फिनोमेना है, यानी कि जिनके होने के चांसेस कम से कम हैं. जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का आप कोलिजन, यानी कि आप एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन यूनिमॉलिक्यूलर का जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं, इसी तरीके से बाई मॉलिक्यूलर के चांसेस उससे कम है, ट्राई टर के उससे कम है, और सो ऑन. जिस तरह नंबर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी बढ़ती जाएगी उनके जो चांसेस हैं वो कम से कम होते चले जाएंगे. स्टूडेंट्स, अगर एक रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स के अंदर हो रहा हो, देन यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज़ द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, बिकॉज only rate determining step will tell you what is the rate law according to the given situation and what is the rate equation. So you have to decide the rate equation आपने लिखनी है rate law के मुताबिक. वो rate determining step से आपको पता चलेगा. and rate determining step is actually the slowest step in the given step. मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है. ये रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन है कि 2 मोल नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के टूट रहे हैं और 4 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के और 1 मोल ऑक्सीजन गैस बन रही है. लेकिन अब इस रिएक्शन को जब डिटेल इसका मैकेनिज्म स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रिएक्शन 4 स्टेप्स के अंदर होता है, जिसके अंदर पहला स्टेप में नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का मॉलिक्यूल स्लोली ब्रेक डाउन होता है नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर. देन नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलने के बाद नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का एक और मॉलिक्यूल बनाते हैं. एंड थर्ड स्टेप में नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं. एंड लास्ट रिएक्शन में नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के साथ मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है. सो आप इन चारों रिएक्शंस में देखेंगे कि आपके पास जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर 2 N2O5 के मॉलिक्यूल बच जाएंगे, जबकि बाकी जो स्पीशीज़ हैं वो कैंसिल हो जाएंगी. इसी तरीके से राइट साइड पर आपके पास 4 NO2 के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बचेगा. बाकी आपके सारे जो स्पीशीज़ हैं वो कैंसिल हो जाएंगी. इस तरीके से आप ओवरऑल रिएक्शन जो आपने ऊपर पढ़ा है वो आपके पास आ जाएगा. लेकिन क्योंकि ये रिएक्शन एक कम्प्लेक्स रिएक्शन है, मोर देन 1 स्टेप्स के अंदर पाया जाता है, तो आपने देखा कि इस रिएक्शंस में कुछ स्टेप्स फास्ट हैं, कुछ स्लो हैं, तो लिहाजा हमने स्लो स्टेप को पिक करना होता है. जो स्लो स्टेप है वही आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, जो कि आपका पहला स्टेप था इस रिएक्शन का. तो आप देखेंगे पहले स्टेप में जो स्लो स्टेप है जिसको आप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कह रहे हैं, उसके अंदर सिर्फ N2O5 का रिएक्टेंट इन्वॉल्व है. तो लिहाजा ये एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, क्योंकि आपने मॉलिक्यूलरिटी डिसाइड करनी है रेट डिटर्मिनेटिंग RDS या रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप के ऊपर. तो ये एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है. तो लिहाजा ऐसे रिएक्शन जो एक से ज़्यादा स्टेप के अंदर होते हैं उनके लिए ओवरऑल रिएक्शन से आप मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकाल सकते, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो N2O5 के जो मॉलिक्यूलरिटी 2 बन रही है, तो लिहाजा रेट ला के इसके अंदर 2 शामिल नहीं होगा पावर के अंदर. रेट ला के अंदर इसकी मॉलिक्यूलरिटी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो कि पहला स्टेप है उसके मुताबिक निकलेगी, और वहाँ पर N2O5 का सिर्फ 1 मोल इन्वॉल्व है. नाउ स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज़ एक्चुअली, अगर रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन अ रिएक्शन हम कह सकते हैं. वाइल अगर एक से ज़्यादा स्टेप के अंदर रिएक्शन हो रहा है तो हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन या टेक पार्ट इन रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप और अ स्लोअर स्टेप. देन नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन. What is order of a reaction? Order of a reaction is actually the sum of the
पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट इक्वेशन, यानी कि आपने रेट लॉ के मुताबिक जो रेट इक्वेशन लिखी उसकी जो कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर या एक्सपोनेंट हैं उनको आप ऐड अप कर देंगे तो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। मिसाल के तौर पर आपके पास एक इक्वेशन दी गई है जिसके रेट लॉ के मुताबिक ए रिएक्टेंट की पावर स्मॉल ए एंड बी रिएक्टेंट की पावर स्मॉल बी है, तो लिहाजा ए रिएक्टेंट के मुताबिक ऑर्डर है स्मॉल ए और बी रिएक्टेंट के मुताबिक ऑर्डर है स्मॉल बी और ओवरऑल ऑर्डर ए प्लस बी। इसी तरीके से अगर एम ए के मुताबिक ऑर्डर है और एन बी के मुताबिक ऑर्डर है तो ओवरऑल ऑर्डर एम प्लस एन। स्टूडेंट्स, एक और बात याद रखें, मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए सेम होते हैं, लेकिन अगर कम्प्लेक्स रिएक्शन है, एक से ज़्यादा स्टेप्स के अंदर रिएक्शन वाक़या हो रहा है, तो लिहाजा उस सूरत में मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर डिफरेंट हो सकते हैं। ओवरऑल केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है कि ओवरऑल केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी डिफरेंट होगी और ऑर्डर डिफरेंट होगा। नाउ थोड़ा सा कंपैरिजन है ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन का। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशन चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज यूजुअली कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। वाइल मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, हम जानते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेक प्लेस या टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। इसी तरीके से ऑर्डर जो है वो रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ जो है उनकी कंसंट्रेशन की पावर्स या एक्सपोनेंट का सम है, जबकि जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो रिएक्टेंट के मोल का सम है, वो रिएक्टेंट जो कि किसी एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरीके से ऑर्डर को आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं, जबकि मॉलिक्यूलैरिटी को आप इक्वेशन से थ्योरेटिकली देखकर बता सकते हैं या रेट डिटरमिनिंग स्टेप से आप निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरीके से ऑर्डर को हमें काइनेटिक स्टडी से स्टडी करना पड़ता है या निकालना पड़ता है, जबकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप मॉलिक्यूलैरिटी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसी तरीके से ऑर्डर जो है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और मैक्सिमम 3 तक जाता है, और इसकी वैल्यू पॉइंट्स या फ्रैक्शन में भी हो सकती है, जबकि मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा होल नंबर के अंदर होगी, वो पॉइंट्स या फ्रैक्शन के अंदर नहीं हो सकती। और इसी तरीके से ऑर्डर 0 हो सकता है जबकि मॉलिक्यूलैरिटी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि किसी ना किसी रिएक्टेंट ने तो आपस में रिएक्ट करना है। और लाइकवाइज जो मॉलिक्यूलैरिटी है उसकी जो नंबर है बेशक उसके चांसेस कम हैं, लेकिन उसकी मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज़्यादा भी हो सकती है। नाउ व्हाट इज़ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को देखते हैं, उसकी डेफिनेशन और इसकी डेरिवेशन, देन उसके यूनिट्स वगैरह की तरफ हम जाएंगे। Students, those chemical reaction in which the rate of reaction is actually independent of the concentration of reactant is called zero order reaction। वो chemical reaction जिनमें rate of reaction जो है वो concentration of reactant के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, ए एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जब आपका टाइम ज़ीरो है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो देन यू हैव ज़ीरो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, a mole of reactant. Then at the time t, you can say that x mole of product is formed. This x mole is going to subtract from the original a moles. A minus x mole is going to remain. So rate of reaction is ka raised to power 0 because it does not depend upon the concentration of a. You can write the rate of reaction dx by dt is equal to k because a power 0 is equal to 1. Now k is the rate constant for the zero order reaction. This means rate of change of concentration of product is a constant quantity. Students, now we are going to integrate the above equation. We are going to separate the variable dx on one side and the other dt on the other side. So it will be formed dx is equal to k dt. Now integrate dx and dt. Here when you integrate the dx, answer will be x, and similarly when you integrate the dt, answer will be t, and the equation will be x is equal to kt plus c. Now c is the constant of integration. You have to find the value of this constant.
put up the boundary condition. When t is equal to 0, then x is equal to 0, because when reaction is not going to start, the amount of product is 0. So put up these t is equal to 0 and x is equal to 0 in the above equation. You can see that x is going to 0, t is going to multiply with k is equal to 0, and c is ultimately going to be 0, and so equation is going to be formed in the final shape x is equal to kt as is showing in a box. So k is the rate constant for the zero order reaction. If anyone know the time of a reaction and rate constant, you can find out the concentration of product from the given equation. Now unit of zero order rate constant. You can easily find out the zero order rate constant value. X is equal to kt, k is equal to x over t, x is mole per dm cube, t seconds, so mole per dm cube per second. Rate constant unit are same as the rate of a reaction for the zero order reaction. So we can say that the rate constant is equal to the rate of the reaction at all concentration in zero order reactions. What are the examples of zero order reaction? There are many examples. There are listed few examples in your textbook. For example, decomposition of ammonia on tungsten. It is going to decompose in nitrogen and hydrogen gas, so then the rate of reaction does not depend upon the concentration of ammonia. Similarly, in the second reaction, you can see phosphine on molybdenum is going to decompose into phosphorus and water vapors, and it is also does not depend upon the phosphine concentration. And last reaction where Hi on gold surface is going to decompose in hydrogen and iodine, and it is also does not depend upon the initial concentration of Hi. Similarly, photochemical reactions, these rates are also constant, does not depend upon the concentration of reactant, because they only depend upon the amount of light absorbed. As much light absorbed, the reaction is going to be faster and faster. For example, photochemical combination of hydrogen and chlorine to form the HCl is carried out over the water surface, where zero order reaction is going to be followed, but it usually give multiple complex steps reaction. And the last example is enzymatic reaction, or also zero order reaction, which are usually found in living organisms. Thank you.